साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे केपीएच एकेडमी चैनल में। और अभी तक संविधान की जो कड़ी हमारी चल रही है, आज उसमें वक्त है राज्यों की कार्यपालिका का। राज्यों की कार्यपालिका की बात करेंगे तो संविधान का भाग 6 जो है, वो राज्य की कार्यपालिका का ज़िक्र कर रहा होता है। वहाँ पर अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक आपको राज्य की कार्यपालिका के बारे में पता चल जाएगा। राज्य की कार्यपालिका के अंगों की अगर आप बात करेंगे तो उसमें राज्यपाल सबसे प्रमुख संवैधानिक पद है और उसके अलावा उस राज्य का मुख्यमंत्री, वहाँ की मंत्रिपरिषद और उस राज्य का महाधिवक्ता भी शामिल होता है। अगर हम लोग केंद्र की संसदीय प्रणाली को देखें तो हमारे संविधान ने राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को ही स्थापित किया हुआ है और इस संसदीय प्रणाली का नेतृत्व ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से संघीय कार्य प्रणाली का है। तो आइए इस पूरी की पूरी कड़ी को हम लोग विस्तार में समझ लेते हैं। साथियों, हमारे देश में राज्यपाल का पद अमेरिकी मॉडल से थोड़ा अलग है। अमेरिकी मॉडल में राज्यपाल को सीधे चुन लिया जाता है, जबकि हमारे देश में केंद्र सरकार राज्यपाल को नियुक्त करवाती है। और यहाँ चूँकि केंद्र सरकार अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति को बैठा देती है, किसी भी राज्य का राज्यपाल बना देती है। और इसीलिए हमने कहा कि जो राज्यपाल होता है वो ना सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख होता है, बल्कि वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। यहाँ पर अगर मैं राज्यपाल की योग्यताओं की चर्चा करूँ तो दो बड़ी महत्वपूर्ण योग्यताएं जो कि राज्यपाल के पास होनी चाहिए, उनमें से एक तो ये कि वो भारत का नागरिक हो और दूसरी ये कि उसने 35 वर्ष की आयु ज़रूर पूरी कर ली हो। इन दो के अलावा दो कुछ शर्तें भी यहाँ पर समय के साथ लगाई गई हैं, जिनमें से एक शर्त ये है कि वो उस जगह का रहने वाला, यानी कि वो जिस जगह का निवासी है, जहाँ उसका होम टाउन है, वो उस राज्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ताकि राजनीति जो है वो कहीं न कहीं उस राज्य पर हावी ना हो। साथ ही साथ एक दूसरा पहलू और यहाँ पर जुड़ जाता है, वो ये कि उस राज्य का जो राज्यपाल होगा, उसकी नियुक्ति को राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद ही करे। लेकिन समय के साथ-साथ इन चीज़ों का उल्लंघन भी होता रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राज्यपाल के पद की कुछ अगर हम अन्य दो शर्तों की बात करें तो पहली शर्त ये होती है कि ना तो वो संसद में सदस्य होना चाहिए और ना ही वो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी कि वो सांसद और विधायक के जैसे पदों पर आसीन ना हो। साथ ही साथ जो दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उस जब वो अपने पद पर बैठेगा तो उसको आवास दिया जाएगा, उसको वेतन भत्ते दिए जाएँगे और बहुत सारे विशेषाधिकार दिए जाएँगे, जिस तरीके से राष्ट्रपति को संघ के अंदर दिए जा रहे थे। जैसे राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की जब हमने चर्चा करी तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को किसी भी कीमत पर उसके पद के आसीन होने के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि उस पर किसी भी प्रकार का मुकदमा या सुनवाई नहीं की जा सकती। ठीक वही शक्ति यहाँ पर राज्यों के अंदर राज्यपाल के पास भी होती है। राज्यपाल इस वक्त किसी भी सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त होता है और साथ ही साथ पद के दौरान इसको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। साथियों, जब हम लोग राज्यपाल के नियुक्ति की चर्चा करते हैं तो मैंने कहा कि ये राष्ट्रपति के मोहर लगे एक पत्र के ज़रिए अपनी नियुक्ति को किसी राज्य में करा लेता है। यानी कि जब राष्ट्रपति इसको नियुक्त कर देता है तो इसको सबसे पहले अपने संबंधित राज्य में जाना पड़ेगा और संबंधित राज्य में जाकर के अपना पदभार ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन पदभार ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए पहले शपथ लेनी होती है। अब शपथ की जिम्मेदारी किसके हाथ में होगी? जब राज्यपाल उस संबंधित राज्य में जाता है तो शपथ जो है वो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में आप के जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे।
साथियों, जब हम लोग अनुच्छेद 154 का 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में विद्यमान होती है और वो इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग कर सकता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हमने अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी पढ़ा था। जब राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है तो वो 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए अपने पद पर बैठ जाता है। इन 5 वर्षों के दौरान वो जरूरी नहीं है कि किसी एक ही राज्य का निर्वाह करे। अब व्यवस्था कर दी गई है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है और इस दौरान वो दोनों राज्यों की कार्यप्रणाली को देख सकता है। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उस राज्य में संवैधानिक तंत्र को सही से बनाए रखता है और साथ ही साथ केंद्र से जारी हुए सभी निर्देशों का अनुपालन भी करवाता है। अगर उसको लगता है कि राज्य के अंदर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है तो इसकी सूचना भी वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को देता है और अगर संवैधानिक संकट यानी कि बहुमत खतरे में होता है तो ऐसे में केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को एक एक आदेश जारी करने के लिए कह सकती है जिसके ज़रिए उस राज्य में आपातकाल भी लगाया जा सकता है, यानी कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। साथियों, राज्यपाल के पास ना तो कार्यालय की सुरक्षा है और ना ही कार्यकाल की निश्चिंतता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से अपदस्थ कर सकेगा। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम उस समय देखने को आया जब 1989 के अंदर वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के सभी राज्यों को बर्खास्त कर दिया और उसके बाद ठीक 1991 में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर से सभी राज्यपालों जो पुरानी सरकार ने बनाए थे उनको तुरंत हटा दिया गया। 14 राज्यपालों को हटा दिया गया था और अपनी मनमर्जी के नए राज्यपालों को नियुक्त कर दिया गया था। ऐसे में राज्यपाल के पद की सुरक्षा की गारंटी भला कौन ले। मौजूदा परिवेश में अब काफ़ी कुछ चीज़ों में बदलाव हो चुका है और अब एक राज्यपाल को 5 वर्षों तक कार्यभार संभालने को दिया जाता है। एक राज्यपाल को ये ज़रूर है कि आज की तारीख में एक ऑफिस से किसी दूसरे ऑफिस में स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी कि कार्यालय की सुरक्षा आज भी नहीं है। हो सकता है आज उसका कार्यालय उत्तर प्रदेश में हो, कल उसका पश्चिम बंगाल में हो जाए, क्योंकि अगर सरकारें बदलती हैं तो सरकारें अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपनी इच्छानुसार राज्यों के राज्यपालों को बदल सकती हैं या उनका स्थानांतरण कर सकती हैं। जब राज्यपालों का स्थानांतरण हो जाता है तो इस दौरान वो अपने बचे हुए कार्यकाल को वहाँ पर पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक राज्यपाल एक बार कार्यकाल पूरा कर लेगा तो दोबारा के लिए नहीं चुना जा सकता। एक राज्यपाल को कितने भी बार हमारे देश में चुना जा सकता है। साथियों, अगर किसी राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हो जाता है और नया राज्यपाल अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है तो पुराना राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राज्यपाल शपथ ग्रहण करके आ नहीं जाता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो सुचारू रूप से चलता रहे। साथियों, अगर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र किसी को देना होगा तो वो किसे देगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है और अगर राज्यपाल का अपनी पदावधि के दौरान निधन हो जाता है तो उस राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो उसके कार्य को संभाल रहा होता है। साथियों, अगर हम लोग राष्ट्रपति की भांति ही राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल के पास बहुत सारी महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं, जिसमें उसकी कुछ कार्यकारी शक्तियां हैं, कुछ विधायी शक्तियां हैं, साथ ही साथ कुछ वित्तीय शक्तियां भी दी गई हैं। परंतु राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो काफ़ी सीमित हैं। वो राष्ट्रपति की तरह काफ़ी ब्रॉड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सख्त नहीं है। साथियों, अगर हम लोग राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों की चर्चा करें तो राज्यपाल एक ऐसा पद है जिसके नाम से ही किसी भी राज्य के समस्त कार्य किए जाते हैं। यानी कि अगर कोई राज्य किसी भी प्रकार के कानून को पारित करता है या किसी भी किस्म के किसी कार्य को करता है तो वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे, जैसे कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के नाम से किए जा रहे थे।
राज्यपाल का जो दूसरा सबसे ज़रूरी काम है वो ये कि वो मंत्रिपरिषद में सभी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और साथ ही साथ संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी वही करता है। इसके अलावा कई अन्य पदाधिकारी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी भी राज्यपाल नियुक्ति करता है। जैसे किसी भी राज्य के अंदर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, उस राज्य में वित्त आयोग की स्थापना करता है जिसे हम लोग राज्य वित्त आयोग कहते हैं, और उस राज्य में जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। लेकिन एक बात यहाँ आपके लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि उस संबंधित राज्य में जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति राज्यपाल के पास तो होती है, लेकिन उनको उनके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास बिल्कुल भी नहीं होती। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि अगर ऐसा लगता है कि संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो ऐसे में आपातकाल के लिए एक सिफारिश वो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को राज्यपाल भेज सकता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। साथियों, अब बात करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों के अंतर्गत सबसे ज़रूरी बात यह है कि राज्यपाल उस संबंधित राज्य की विधानसभा में किसी एक व्यक्ति को आंग्ल भारतीय आधार पर मनोनीत कर सकता है। तो अगर दूसरा सदन भी है, दो सदनीय व्यवस्था है जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऐसे राज्य में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति रखता है। इसके अलावा अगर हम संबंधित राज्य में जब भी सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी तो सत्र को आहूत करने की शक्ति और सत्र को सत्रावसान करने की शक्ति भी राज्यपाल के ही पास होती है। राज्यपाल अगर चाहे तो ऐसे राज्यों में अनुच्छेद 213 के माध्यम से अध्यादेश भी जारी कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता था, ठीक वैसे ही यहाँ पर 213 के माध्यम से राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। किसी भी राज्य में जब सबसे पहला सत्र शुरू होता है, यानी कि जो बजट सत्र होता है, और साथ ही साथ किसी भी नई सरकार का जो पहला सत्र होता है, उसकी शुरुआत में यहाँ पर राज्यपाल अभिभाषण भी देता है। ये ठीक वैसी ही प्रक्रिया है जैसी संघ में हमने राष्ट्रपति के मामले में देखी थी। इसके अलावा कोई भी कानून तभी बन सकता है जब उस पर अंतिम मोहर राज्यपाल की लग जाती है। अब आइए आते हैं हम लोग राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के ऊपर। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो उस राज्य का बजट होता है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको कहा गया है, उसको वो उस विधानसभा के पटल पर रखेगा, और साथ ही साथ राज्यपाल वहाँ पर ये भी निश्चित करेगा कि क्या उस राज्य में जो ग्रामीण स्तर की कमेटियां हैं, जो नगर पालिका और जो पंचायतों की स्थिति है, वो वित्तीय मामले में ठीक है या नहीं है। अगर वो पाता है कि वित्तीय मामलों में राज्य की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो वो राज्य को उसमें सिफारिश भी करने को बोल सकता है। राज्य में भी जब धन विधेयकों की चर्चा होती है तो सबसे पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है, और राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही धन विधेयक को किसी भी राज्य विधानमंडल में पेश किया जाना चाहिए। साथ ही जब हम लोग राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर राज्य सूची में जो विषय हैं सिर्फ वहीं पर राज्यपाल क्षमादान की शक्ति रखता है। क्षमादान की शक्तियों में ये राष्ट्रपति से काफ़ी भिन्न है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जब क्षमा देता है तो अगर उसको मृत्युदंड दिया गया है तो वो बिल्कुल शून्य हो सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तो परिवर्तित कर सकता है, लेकिन उसको मुक्त नहीं कर सकता है। राज्यपाल ये ज़रूर कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम कर दे या फिर किसी भी व्यक्ति की सज़ा की प्रकृति को बदल दे, इतना उसके हक में यहाँ पर होता है। इसके अलावा किसी भी राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण है या न्यायाधीशों को चुने जाने की प्रक्रिया है, उसमें राज्यपाल की भूमिका होती है।
साथियों, ये थी राज्यपाल की कुछ प्रमुख शक्तियां। अब सीधे अगले सेशन में यहीं पर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मुख्यमंत्री। साथियों, अब चर्चा करते हैं हम लोग किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर के। मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान दरअसल 164 में मिलता है, लेकिन उससे पहले आपको अनुच्छेद 163 भी जानना चाहिए। साथियों, अनुच्छेद 163 में ये बोला गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और 164 में लिखा गया है कि राज्यपाल किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के कहने पर अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त करेगा। ये 163 और 164 की बात है। किसी भी मुख्यमंत्री को नियुक्त करने से पहले राज्यपाल ये देखेगा कि बहुमत दल का नेता कौन है। वो बहुमत दल के नेता को या उस सदन के जो बहुमत दल का मुखिया होगा उसको शपथ दिलाएगा। साथ ही साथ अगर ऐसी स्थिति आती है कि किसी राज्य में किसी भी दल का बहुमत नहीं होता है, तो ऐसे में राज्यपाल अपना विवेकाधिकार का प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन इस विवेकाधिकार के दौरान जब वो शपथ दिला देगा तो कम से कम 1 महीने के अंदर बहुमत साबित करना जरूरी होता है। एक मुख्यमंत्री को किस सदन का सदस्य होना चाहिए, इस पर भी बड़ी बहस हो सकती है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का। दरअसल अगर हम लोग अपनी पुरानी परंपरा, संसदीय परंपरा को देखें तो मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं हमारे देश में जो विधानसभा का सदन है, जो जनता का सदन है, उसका सदस्य होना चाहिए। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो विधान परिषद के सदस्य भी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण कर रहा है और पद ग्रहण के समय, जिस समय वो अपना पद ग्रहण कर रहा है उस समय वो अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि 6 माह के अंदर वो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी एक सदन की सदस्यता ज़रूर ग्रहण कर ले। क्योंकि आपको पता होगा, मैं शुरुआत में कह चुका हूँ कि हमारे देश में जनता विधायिका को चुनती है, विधायिका कार्यपालिका को चुनती है, और इसलिए कार्यपालिका का विधायिका में होना बहुत ज़रूरी है। और मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हमारी कार्यपालिका के हिस्से हैं, और इसीलिए चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री परिषद का कोई भी मेंबर हो, उसको विधायिका का अंग होना ही चाहिए, यानी कि वो विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना ही चाहिए। अगर हम लोग शपथ की बात करें तो और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल यहाँ चाहे तो अपने किसी अधिकारी के माध्यम से मंत्रियों को शपथ भी दिलवा सकता है, या वो स्वयं उनको शपथ दिलवा सकता है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो दरअसल जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता। जब तक एक सदन चल रहा है, यानी कि जो विधानसभा का सदन है वो जब तक चलेगा तभी तक मुख्यमंत्री रहेगा। यदि बीच में सदन का विघटन हो जाता है तो मुख्यमंत्री भी अपना पद त्याग कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुमत ना होने की स्थिति में ही सदन का विघटन हो सकता है। अन्यथा सदन के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, और यही कारण है कि एक मुख्यमंत्री अधिकतम 5 वर्षों के लिए अपना पदभार ग्रहण कर सकता है। बहुमत ना होने की स्थिति में सरकार पहले भी कई दफ़ा गिर जाती। मुख्यमंत्री की अगर शक्तियों की बात करें तो मंत्री परिषद को लेकर, राज्यपाल को लेकर, राज्य विधानमंडल को लेकर के मुख्यमंत्री के पास व्यापक शक्तियां होती हैं। अगर हम लोग राज्यपाल या मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद में वो चूंकि सभी मंत्रियों का मुखिया है, तो उनसे वो फीडबैक ले सकता है, उनसे वो राय ले सकता है, और साथ ही साथ हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे प्रस्तावों पर चर्चा भी कर सकता है। मंत्रियों के अलावा राज्यपाल के संदर्भ में ये है कि जब भी राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा या यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा या फिर किसी अन्य किस्म की नियुक्ति वित्त आयोग अन्यथा में करेगा, तो वहाँ पर वो मुख्यमंत्री से सिफारिश ले सकता है। इसके अलावा अगर विधानमंडल के रूप में देखें तो विधानमंडल में जब भी सत्र की कार्यवाही शुरू होती है, यानी कि सत्र का आहूत होना या सत्रावसान होने की बात होती है, तो मंत्री परिषद
ये तय करती है कि कब से कब तक सत्र चलेगा, लेकिन इसकी फाइनल अनुमति राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। यानी कि राज्यपाल जो काम करेगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही कर रहा होता है। अगर मंत्रिपरिषद ने कहा है कि नहीं ये काम होना है और इस क्रम में होना है, तो उसी क्रम में मुख्यमंत्री को काम करना पड़ेगा। साथियों, अब चर्चा करते हैं हम लोग राज्य मंत्रिपरिषद की। जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है वो ठीक वैसा ही ढांचा है जैसा कि हमने संघीय मंत्रिपरिषद में पढ़ा। राज्य के मंत्रिपरिषद में सबसे ऊपर होता है मुख्यमंत्री और उसके अलावा उसके द्वारा नियुक्त करवाए गए अन्य मंत्रीगण शामिल होते हैं। इसमें एक कैबिनेट का हिस्सा होता है और एक मंत्रिमंडल का हिस्सा होता है। जो मंत्रिमंडल है उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे कैबिनेट स्तर के और जो मुख्यमंत्री है वो शामिल होगा, तो वहीं जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होगा उसमें कई किस्म के मंत्रीगण होते हैं। मंत्रिपरिषद यहाँ पर भी एक बड़ा निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा और महत्वपूर्ण निकाय है। बैठक सदैव मंत्रिमंडल की होती है, मंत्रिपरिषद की नहीं। लेकिन मंत्रिपरिषद दरअसल जनता के प्रति, अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और विधानसभा फाइनली जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन अगर सदन में बहुमत की स्थिति नहीं होती है तो ये पहले भी भंग हो सकती है। किसी भी मंत्री को पदत्याग करने के लिए वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। मुख्यमंत्री को अगर किसी मंत्री को हटाना हो तो वो स्वयं नहीं हटा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऐसे में अगर कभी-कभी मुख्यमंत्री को किसी मंत्री को पद से हटाना है, तो वो उससे कह सकता है कि आप अपना इस्तीफा दे दो। लेकिन अगर वो मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता है, तो उसके हटाने के लिए एक तरीका बचता है, वो ये कि स्वयं मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे दे। अगर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देता है, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है और उसके बाद जब वो पुनः अपने पद को धारण करेगा, तो नए मंत्रियों के साथ अपनी नई मंत्रिमंडल बना सकता है। इस तरीके से बिहार में आपने देखा होगा, जब नीतीश कुमार ने जनता दल जब लालू प्रसाद की पार्टी को छोड़ा था, तो उस समय उन्होंने यही प्रक्रिया अपनाई थी। साथियों, ये पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद अब हम लोग बात करेंगे किसी भी राज्य के महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता किसी भी राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, या आप इसको सरकार का सलाहकारी वकील भी मान सकते हो। महाधिवक्ता के पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है और जो महाधिवक्ता होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। दरअसल महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है और वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता भी रखता है। दरअसल महाधिवक्ता जो होता है वो शक्तियों को, अगर आप देखेंगे एक महाधिवक्ता की शक्तियों को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि राज्यपाल द्वारा सौंपे गए किसी भी विषय पर वो मुख्यमंत्री को सलाह दे सकता है या उनकी राय भी ले सकता है। इसके अलावा वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही का हिस्सा हो सकता है। हाँ, ये संभव है कि उस सदन की कार्यवाही के दौरान वो वोट नहीं कर पाए, क्योंकि वो दरअसल मेंबर नहीं होता, इसलिए वो कार्यवाही में वोट नहीं कर सकता, लेकिन वो अपना प्रश्न पूछ सकता है और साथ ही साथ जवाब भी ले सकता है। इतनी शक्तियां होने के अलावा उसको वो समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि एक विधानमंडल के सदस्य को प्राप्त होती हैं। तो ये थी पूरी जानकारी राज्य की कार्यपालिका की। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा केपीएच एकेडमी। धन्यवाद।